नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य वर्ग 2 विशेष में। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ देख रहे थे, जिसमें हमने देख लिया था मिस्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ है, इसका काल विभाजन हमने देख लिया था इससे पिछली वीडियो में। अब हम आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास हम देख रहे हैं। तो रचना का नाम देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष है इसका 1929 ईस्वी। कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था? तो नागरिक उच्चारणी सभा काशी से ये प्रकाशित हुआ था। और यदि पूछे कि काशी नागरिक उच्चारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी ये प्रश्न भी बना था, और जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये प्रश्न बना था, नागरिक उच्चारणी सभा काशी की स्थापना वाला। ठीक है, तो ये जो शुक्ल जी का इतिहास है, ये प्रकाशित हुआ था नागरिक उच्चारणी सभा काशी से। किस पद्धति में लिखा गया है? तो ये विधिवादी पद्धति में लिखा गया है। और इसमें कितने रचनाकारों का परिचय दिया गया है? तो लगभग 1000 कवियों का दिया गया है। 997 कवि है ना, लगभग में 1000 कवियों का परिचय इस ग्रंथ में हमको मिलेगा। विशेष तथ्य है। और ये जो है हिंदी साहित्य का सही अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ ही माना जाता है। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ है शुक्ल जी का। कुछ विशेष तथ्य इसके देख लेते हैं। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी। और ये भूमिका कब लिखी थी? ये लिखी थी 1828 में, है ना। और ये प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में। ये पहला पॉइंट था। दूसरा देखिए, भूमिका विशाल हो जाने के कारण ही इसे 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया। तो ये क्या कर रहे थे? भूमिका बस लिख रहे थे, लेकिन ये जो भूमिका है ये विशाल हो गई, विस्तृत भूमिका हो गई, इसलिए इसी को इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया और 1929 में इसको प्रकाशित करा दिया नागरिक उच्चारणी सभा काशी से। तो प्रश्न यदि पूछे कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का पूर्व नाम क्या था, तो हमारा उत्तर रहेगा हिंदी साहित्य का विकास। यदि ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो हमारा उत्तर रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए, अगला मुख्य तथ्य है, शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका संशोधित और परिवर्तित संस्करण 1940 में प्रकाशित किया गया। जो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, ये 1940 में आया था, पुनः संशोधित होकर प्रकाशित कराया गया था 1940 में। ठीक है। और इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज़्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों को ही ध्यान में रखा गया है। तो ये बात हम देखते भी हैं, जब शुक्ल जी का इतिहास हम पढ़ेंगे तो जो महत्वपूर्ण रचनाकार है ना, बस उन्हीं को इन्होंने स्थान दिया है शुक्ल जी ने, जो महत्वपूर्ण है उनको। और कुछ के तो बस नाम भर दिए हैं, उल्लेख बस किया है फुटकल रचनाएं करके उनका, और जो महत्वपूर्ण है ना उनको मुख्य विशेष रूप से इन्होंने स्थान दिया है। अगला पॉइंट देखिएगा, छठवां, कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई है। इन्होंने कवियों का जो निरूपण किया है वो समालोचना पद्धति के अनुसार किया है। कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। और भी कुछ पॉइंट हैं, प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि का विवेचन है। प्रत्येक युग एवं रचनाकार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। रचनाकारों की रचनाओं की समीक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हुआ है इसमें, और युगों का दोहरा नामकरण हुआ है। और मुंज भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ये प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो राजा मुंज या भोज को प्रथम कवि माना है। अधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही स्थान दिया गया है, और तुलनात्मक पद्धति का सहारा भी इसमें लिया गया है। गौड़ रचनाकारों को फुटकल श्रेणी में रखा गया है।
तो जो मुख्य रचनाकार हैं ना, उनको मुख्य रूप से रखा है इन्होंने, आरंभ में ही, काल के आरंभ में रखा है। और जो कुछ मतलब उस काल के कवि हैं और इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो उनको बस फुटकल करके रखा है, फुटकल रचनाएं करके रखा है इन्होंने, शुक्ल जी ने। मिश्रबंधु, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्रबंधु विनोद से ही ग्रहण किए हैं। ये भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। कवियों के परिचयात्मक विवरण इन्होंने लिए हैं मिश्रबंधु विनोद से। और ये कौन से काल के लिए हैं, ऐसे प्रश्न बने तो रीतिकालीन, रीतिकाल के जितने भी कवियों का परिचयात्मक विवरण शुक्ल जी ने लिया है, वो सारा लिया है मिश्रबंधु विनोद से। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का है। तो इतने सारे ग्रंथों का शुक्ल जी ने सहारा लिया है अपने इतिहास को लिखने में। पूछा जाता है ना, मिश्रबंधु विनोद से लिया है इन्होंने रीतिकालीन कवियों का विवरण, और हिंदी कोविद रत्नमाला से लिया है जो श्याम सुंदर दास का है। कविता कौमुदी से लिया है, ये रामनरेश त्रिपाठी का है। और ब्रज माधुरी सार से लिया है, ये वियोगी हरि का है। इतने लोगों से इन्होंने, इतने लोगों के ग्रंथों से सहारा लिया शुक्ल जी ने। ठीक है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला है। ये बात भी इन्होंने, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखी है कि मुझे सबसे अधिक सहयोग मिला है केदारनाथ पाठक से। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं, कवित्व, व्रत परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर। अच्छा, ये नगेंद्र जी ने इनके लिए कोटेशन कहा है। देखिए नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक शैली का विकास करते हैं, कवित्व, व्रत परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। तो ये कहा है नगेंद्र जी ने शुक्ल के विषय में। तो ये हमने पढ़ा शुक्ल के विषय में, शुक्ल जी के ग्रंथ के विषय में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं, अगला ग्रंथ है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का है। रचना है इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास। रमाशंकर शुक्ल जी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। समय है इसका 1931। पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति में लिखा है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अगला ग्रंथ है रामकुमार वर्मा जी का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, पिछली बार नेट में प्रश्न बना था, ये मैचिंग में आया था रामकुमार वर्मा वाला। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। पद्धति है आलोचनात्मक या कालानुक्रम पद्धति। आलोचनात्मक है इनकी, आलोचनात्मक पद्धति है ना, दो इसमें मैंने लिख रखा है, लेकिन आलोचनात्मक वाला याद रखिएगा। रामकुमार वर्मा किस पद्धति में लिखा है, तो आलोचनात्मक पद्धति में लिखा है। इसमें जो है समय इसका हम देखें तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड के रचनाकारों का ही इसमें वर्णन किया है इन्होंने। संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का वर्णन है। तो एक प्रकार से ये अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि बस भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा है, रीति काल के कवियों को छोड़ दिया, रीति काल के विषय में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, आधुनिक काल नहीं लिखा। तो इसलिए ये एक प्रकार से अधूरा ग्रंथ है। ये टाइम इसका याद रखिएगा, कालखंड 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को ही इन्होंने लिया है। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है, तो 1938 है ना, 1938 ईस्वी। विशेष तथ्य इसके हम देख लेते हैं। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। तो इन्होंने शोध कहाँ से किया था, नागपुर विश्वविद्यालय से। तो इन्होंने शोध के लिए इसको लिखा था और प्रकाशित करा दिया बाद में। इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें 1940 में PhD की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इनको PhD की डिग्री दी गई थी। इनका ये शोध ग्रंथ था और उसी को इन्होंने 1938 में प्रकाशित करा दिया था। तो 1940 में इनको PhD की डिग्री इस पर दी गई थी। ठीक है।
और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं को शामिल कर दिया है। तो ये था रामकुमार वर्मा जी का। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आई थी इनके 3 ग्रंथ हैं, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये भी 52 में है, 53 लिख रखा है लेकिन 52 में मिलता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ठीक है। इसके कुछ विशेष तथ्य हम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ के कुछ विशेष तथ्य। रचनाकारों का मूल्यांकन करने में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया इन्होंने। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा इन्होंने। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, लेकिन हजारी ने आदिकाल ही कहा है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो हजारी जी ने ही आदिकाल को आदिकाल कहा है और शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है हजारी ने। भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है हजारी ने। अब्दुल रहमान या अदहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हमने शुक्ल का देखा था ना, उन्होंने राजा भोज या मुंज को माना था प्रथम कवि, और हजारी के अकॉर्डिंग पूछे तो हजारी ने माना है अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि। भक्ति को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है, ठीक है। शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश को परवर्ती सिद्ध किया है कि परवर्ती रचनाएं हैं, मतलब आदिकाल के टाइम की रचनाएं ना होकर परवर्ती यानी कुछ आगे की रचनाएं हैं। ये जो शुक्ल जी ने मानी है ना 12 रचनाएं, उन रचनाओं को हजारी जी ने परवर्ती रचनाएं कहा है। गणपति चंद्र गुप्त का एक स्टेटमेंट है, देखिएगा। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। तो ये किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त का स्टेटमेंट है ये हजारी जी के लिए। फिर से पढ़ते हैं इसको। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। मतलब शुक्ल की जो कुछ मान्यताएं थी ना, जो हजारी जी को पसंद नहीं आई, उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उनका खंडन किया है ना। ये बात हमको कौन बताते हैं? गणपति चंद्र गुप्त। महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट, याद रखिएगा। अगला ग्रंथ है गणपति चंद्र गुप्त जी का। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और ये 2 भागों में आया था। प्रथम भाग आया था 1964 में, दूसरा 1965 में। किस पद्धति में लिखा गया है? तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। आदिकाल को प्रारंभिक शून्यकाल कहा शालिभद्र सूरी ने। नहीं, देखिए फिर से देखिए इसको। आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्यकाल इन्होंने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक या शून्यकाल कहा है और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऐसे पूछ लेगा कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो इन्होंने माना है शालिभद्र सूरी को, ठीक है। भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। लोकाश्रय में रचित साहित्य, राजाश्रय में रचित साहित्य और धर्माश्रय में रचित साहित्य। अगला है नगेंद्र जी का। ये संपादित ग्रंथ है। ये अधिकतर कई बार पूछा जाता है, अधिकतर ये प्रश्न बनता है कि नगेंद्र जी का जो ग्रंथ है ये संपादित ग्रंथ है या लिखित ग्रंथ है। इन्होंने स्वयं लिखा था या संपादन किया था? तो ये संपादित ग्रंथ है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम है। समय है इसका, प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। कुल भाग हैं इसके 10 और ये संपादित रचना है। नगेंद्र जी ने हरदयाल के साथ मिलकर इसका संपादन किया था। चलिए, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए जो विस्तार से इनको समझाया था। आगे और भी कुछ ग्रंथ हैं और
ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इनको देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं और उनके रचनाकार देखिएगा, और प्रकाशन वर्ष भी हम देखेंगे साथ में। तो हिंदी काव्य धारा ये राहुल संकृत्यायन का है, 1945 का है ये। समय याद रखिएगा, हिंदी काव्य धारा राहुल संकृत्यायन जी का है और 1945 का है। हिंदी वीर काव्य ये टीकम सिंह तोमर का है, 1945 का है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री का है, 1946 का। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय का है, ये 1952 का। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा ये राम अवध द्विवेदी का है, 1956 का। इतिहास और आलोचना ये नामवर सिंह का है, 1956 का। इतिहास और आलोचना, तो नामवर सिंह जो है ये आलोचक हैं और आलोचना के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है नामवर। तो इससे लगाइएगा कि नामवर आलोचक हैं। तो इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इतिहास और आलोचना, 1956। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में विश्वनाथ जी का है, 1959 का। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन ये है नलिन बिलोचन शर्मा का, 1960 का। हिंदी साहित्य अनुशीलन सत्यकाम वर्मा का है, 1962 का। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह का, 1962 का है। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा एवं ब्रजेश्वर वर्मा का 3 खंडों में है ये। पहला खंड 1959, दूसरा 1962, तीसरा 1969। किसका है? धीरेन्द्र वर्मा और ब्रजेश्वर वर्मा का। अगला है हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, ये शंभुनाथ सिंह का है, 1966 का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा का है, 1968 का। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का है, 1969 का। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा पदमलाल पुन्नालाल बख्शी का है, 1969 का। हिंदी साहित्य का इतिहास सुमन राजे का है, 1975 का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है, 2003 का है ये। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप ये भी सुमन राजे का है। तो याद रखिएगा ये सुमन राजे हैं, ये तार सप्तक की कवयित्री हैं। जो तार सप्तक था ना, तार सप्तक में भी हम देखें तो तीसरे सप्तक में शायद, या चौथे सप्तक में सुमन राजे, शायद ये चौथे सप्तक में है, चौथे तार सप्तक में। तो इनकी 3 हमको इतिहास की रचनाएं मिलती हैं। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है 1975 में। दूसरा हिंदी साहित्य आधा इतिहास लिखा है 2003 में। इसमें इन्होंने स्त्रियों के ऊपर लिखा है सारा, आधा इतिहास में स्त्रियों की स्थिति को दर्शाया गया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में, है ना। और तीसरा है इनका साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। तो ये तीनों ग्रंथ सुमन राजे के हैं। अगला देखिए, साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे का है, 1981 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वसुदेव सिंह का है, 1982 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ये 1986 में आया था। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसको आ रही थी? रामविलास शर्मा को। कब आया था? 1987 में। हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास सभापति मिश्र का है, 1996 का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है, 2013 का। राजस्थानी भाषा का इतिहास मोतीलाल मनारिया का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है, 1930 का। मध्यकालीन खंडकाव्य सियाराम तिवारी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपाशंकर शर्मा का है। हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास ईश्वरीय प्रसाद तिवारी का है, 1968 का। ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर ये एडविन ग्रिव्स का है, 1971 का। 1917 का है, 1917-18 दोनों मिलता है, 17 भी मिलता है, 18 भी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का है, 1939 का। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये फ्रेक और नेस्ट का है, 1920 का। तो ये हमने आज पढ़े हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। तो बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के नाम हैं जो साहित्य के स्टूडेंट हैं ना, सभी को पढ़ने चाहिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास हो गया, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास हो गया, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास हो गया, रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास हो गया। तो ये कुछ 4-5 ग्रंथ हैं। और रामचंद्र तिवारी का भी पढ़ते हैं, वो आधुनिक गद्य के लिए महत्वपूर्ण है।
तो ये कुछ 4-5 ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ने चाहिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल मिलेंगे। कल हम पढ़ेंगे नागरी प्रचारणी सभा काशी, तो इसकी स्थापना कब हुई, कैसे क्या हुई, तो इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए आभार। धन्यवाद सभी को।